हेलो 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 दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 4 जून 2025, दिन बुधवार हो गया, हिंदी तिथि नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए पहली खबर, WTO के प्रमुख ने भारत से अपील की चीन के निवेश सुविधा प्रस्ताव का दे समर्थन, जबकि भारत ने पिछली बैठक में इस प्रस्ताव का विरोध जताया था। वहीं अमेरिकी शेयर बाजार भी नया रिकॉर्ड बनाने के करीब है। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी का असर दिख रहा, क्योंकि दोस्तों कच्चे तेल की कीमतों में एक ही दिन में 4% तक की बढ़ोतरी देखी गई। अभी क्रूड ऑयल का रेट $65 के पार पहुंच चुका है। भारत में पेट्रोल खपत में भी 9% तक का उछाल देखा गया। चलिए अगला बड़ा अच्छा अपडेट आ रहा, EPFO खाताधारकों के लिए खुशखबरी, UAN एक्टिवेट करने की डेडलाइन को सरकार ने बढ़ा दिया है। अब EPFO कर्मचारी UAN एक्टिवेशन 30 जून 2025 तक कर पाएंगे। वैसे ये UAN एक्टिवेशन करना क्यों जरूरी है, और इसको आप घर बैठे ऑनलाइन ही EPFO के पोर्टल के जरिए या मोबाइल ऐप के जरिए इस तरह से एक्टिवेट कर सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज का PM मोदी परसों 6 जून को उद्घाटन करेंगे। फिलहाल चलेगी दिन में 2 वंदे भारत ट्रेन। PM मोदी 6 जून को जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन करेंगे, हरी झंडी दिखाएंगे। ये कुतुब मीनार से भी 5 गुना ऊंचा है, भूकंप और विस्फोटक को झेलने में भी सक्षम है। अगर इसका पिलर टूट भी जाएगा फिर भी इस पर ट्रेनें चल सकेगी। इस तरह की आधुनिक इंजीनियरिंग और एडवांस तकनीक से ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनकर तैयार हुआ है। और रेलवे को लेकर एक और अच्छी खबर आ रही है, माता वैष्णो देवी की यात्रा के बाद अब आगे भी आप ट्रेन से ही कश्मीर की सैर कर सकेंगे, क्योंकि PM मोदी 6 जून को इस रूट पर भी एक नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। तो कश्मीर घूमने जाने वालों के लिए भी अच्छी खबर है ये। वहीं रेलवे से एक और अपडेट आ रहा कि भारतीय रेलवे ने शुरू किया नया जम्मू रेलवे डिवीजन भी, तो इसी के जरिए कश्मीर तक ट्रेन सेवाएं जल्दी शुरू हो पाएगी। जून महीने की शुरुआत से इसको शुरू कर दिया गया है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, PM मोदी की आज 4 जून को एक बड़ी बैठक होने जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री पहली बार कैबिनेट बैठक करने जा रहे हैं, और PM मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस कैबिनेट बैठक में आज कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। जातिगत जनगणना पर जोर दिया जाएगा और PM पेश करेंगे सरकार का एजेंडा भी। तो देखते हैं इस बैठक में क्या कुछ चर्चाएं होती हैं और क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं। आज दिन में मैं आपको अपडेट बता दूंगा अलग से। फिलहाल देखिए अगली खबर, यूपी ग्रेटर नोएडा की सभी सोसाइटियों में अब BSNL ब्रॉडबैंड कनेक्शन ही लेना अनिवार्य होगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने क्रेडाई को इस संबंध में पत्र भी लिखा। और खबर आ रही, ब्रिक्स सम्मेलन में अंतरिक्ष और डिजिटल तकनीक पर चर्चा हुई, भारत ने दोहराई अपनी प्रतिबद्धता। वहीं भारत के युवाओं को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि 25 साल या उससे कम आयु वर्ग के युवा जो हैं वो 45 से 55 साल की उम्र में रिटायर होना चाहते हैं। भारतीय युवाओं को लेकर ये रिसर्च की गई, जिसमें पता चला कि भारतीय युवा वर्ग के जो लोग हैं वो जल्दी रिटायरमेंट लेना पसंद करते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। कहा कि पश्चिम बंगाल में OBC लिस्ट में 76 नई जातियों को शामिल किया जाएगा, और इस फैसले के बाद अब राज्य में OBC कैटेगरी में कुल जातियों की संख्या 140 हो जाएगी, जो कि पहले 64 थी, और 76 नई जातियां जोड़ी जाएगी, है ना। चलिए खबर आ रही, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने अपने नाम एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। सेमी क्रायोजेनिक इंजन का तीसरा हॉट टेस्ट भी सफल रहा। तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में ये परीक्षण किया गया, है ना। और खबर देखिए, RTE आवेदन के नियमों में सरकार ने बदलाव किया। अब ईमेल OTP वेरिफिकेशन करना अनिवार्य होगा। केंद्र सरकार ने RTE आवेदन प्रक्रिया को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए ये नई पहल शुरू की है। आने वाली 16 जून 2025 से ही सूचना का अधिकार RTE यानी राइट्स टू इन्फॉर्मेशन के तहत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ईमेल वेरिफिकेशन आधारित OTP प्रणाली लागू की जाएगी। चलिए अगली खबर आ रही दोस्तों, अगले महीने जुलाई में हो सकती है भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील फाइनल। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री ने कहा कि हमने ऐसा रास्ता निकाला जो कि दोनों देशों के लिए फायदेमंद है। और बैंकिंग न्यूज से खबर देखिए, भारतीय स्टेट बैंक SBI ने हर घर लखपति स्कीम की ब्याज दरों में कटौती की है। अब लखपति बनने के लिए हर महीने आपको 610 रुपए मिनिमम जमा करने होंगे। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI की तरफ से इस योजना की ब्याज दरों में 0.20% तक की कटौती की गई है। और इस कटौती के बाद अब सामान्य नागरिकों को अधिकतम 6.55%, जबकि वरिष्ठ नागरिकों को यानी सीनियर सिटीजन को अधिकतम 7.05% सालाना ब्याज मिलेगा, है ना। और भी आप इसके बारे में कैलकुलेशन इस टेबल में देख सकते हैं कि अगर आप 3 साल में 1 लाख रुपए तक का फंड जुटाना चाहते हो तो आपको 2510 रुपए हर महीने जमा करने होंगे, और अगर आप यही प्लान 10 साल का लेते हो तो 610 रुपए मिनिमम जमा करने होंगे। ये SBI की एक RD स्कीम है। और वैसे इसके रिगार्डिंग एक डिटेल वीडियो मैंने कल शाम को DLS न्यूज चैनल के ऊपर डाला दोस्तों, अगर आप देखना चाहते हो तो देख लेना, ठीक है ना। चलिए अगली खबर देखिए, इलोन मस्क के पिता इरोल मस्क जो कि अभी भारत दौरे पर आए हुए हैं, देखिए उन्होंने भारतवासियों को एक सलाह दी और कहा कि थोड़ा आराम करो, भारत घूमो, अयोध्या में राम मंदिर देखने के लिए भी मैं उत्सुक हूँ। उन्होंने हंसते हुए कहा कि उनका बेटा 53 साल का है, लेकिन वह ऊर्जा और उत्साह के मामले में 30 साल के युवा जैसा है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, आर्मी ऑफिसरों की प्राइवेसी पर केंद्र सरकार की तरफ से एक नई एडवाइजरी जारी की गई। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि मीडिया न्यूज चैनल्स बिना परमिशन के आर्मी ऑफिसर्स की निजी जानकारी सार्वजनिक न करें। रक्षा मंत्रालय ने मीडिया के साथ साथ लोगों से भी अपील की है कि
वे सीनियर और सैन्य अधिकारियों और उनके परिवारों की गोपनीयता का सम्मान करें। चलिए खबर आ रही, आने वाले मानसून सत्र में हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव भी ला सकती है सरकार। किरेन रिजिजू सभी पार्टियों से इस मुद्दे पर बात करेंगे। और खबर आ रही, 5 विवादित इलाकों में बॉर्डर पिलर लगाएंगे असम और मेघालय। 15 अगस्त तक पूरा होगा ये काम। इन्हें लेकर 2022 में दोनों राज्यों के बीच समझौता हुआ था। जो दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद चल रहा है उसको सुलझाने के लिए ये अहम कदम उठाया गया है ना। खबर है, गौरव गोगोई ने असम कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यभार संभाला। और महाराष्ट्र सरकार एक प्लान कर रही है। महाराष्ट्र राज्य के स्कूलों में क्लास 1 से लेकर छात्रों को बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग देने की तैयारी की जा रही है। जो रिटायर्ड सैनिक हैं वो ये ट्रेनिंग देंगे बच्चों को। पहली क्लास से ही मतलब बच्चों को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया ताकि बच्चों में बचपन से ही देशभक्ति, अनुशासन और शारीरिक व्यायाम की आदत विकसित की जा सके, है ना। चलिए खबर आ रही, तमिलनाडु राज्यपाल ने तमिलनाडु सरकार के बिलों को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन बोले कि गवर्नर सुप्रीम कोर्ट से डर गए। सुप्रीम कोर्ट ने बिल रोकने को अवैध बताया था। जो 2 पेंडिंग बिल चल रहे थे इनको मंजूरी मिल चुकी है। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश भोपाल में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का फोन आया तो नरेंद्र तुरंत सरेंडर हो गए। इतिहास गवाह है, यही बीजेपी और आरएसएस का कैरेक्टर है। कांग्रेस के शेर शेरनियां कभी झुकते नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के साथ सीज फायर पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को कोसते हुए बयान दिया है। चलिए खबर आ रही है, वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द ही सरकार नया पोर्टल लॉन्च करेगी। 6 जून को ये पोर्टल लॉन्च होने की उम्मीद है। 6 महीने के अंदर सभी संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन करना भी जरूरी होगा। और इस प्लान के पीछे सरकार का मकसद है वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ावा देना। जो सरकार वक्फ संशोधन अधिनियम लेकर आ रही है तो उसके तहत ये प्लान है। वैसे अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। चलिए अगली खबर देखिए, देश के मशहूर खान सर ने शादी कर ली है। अपनी दुल्हनिया के साथ खान सर नजर आए। ये कुछ तस्वीरें देख सकते हैं उनकी। मैनी कांग्रेट्स खान सर को। चलिए दोस्तों अगली बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए, दुनिया में रह जाएंगे बस 10 करोड़ इंसान। आखिर एक्सपर्ट ने क्यों बताया और कब तक ऐसा होगा? अभी फिलहाल दुनिया की आबादी 8 अरब है और कई सारे एक्सपर्ट का ये मानना है कि साल 2300 तक यानी 2300 तक ये संख्या तेजी से कम होते हुए महज 10 करोड़ ही रह जाएगी। वैज्ञानिकों ने कई शोध में ये चौंकाने वाला खुलासा किया और इसके पीछे वजह क्या है? तो देखिए, वैज्ञानिकों ने शोध में अनुमान लगाया कि साल 2100 तक दुनिया की आबादी में तेजी से गिरावट देखने को मिलेगी और साल 2050 तक थोड़ी स्थिरता आएगी और आगे आने वाले 50 सालों में और भी कमी आने लगेगी। देखिए इसके पीछे वजह क्या है? तो टेक एक्सपर्ट सुभाष कांत का ये कहना है कि इस कमी के पीछे एक बड़ी वजह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई भी बनेगा, क्योंकि भविष्य में आगे आने वाले समय में एआई की वजह से नौकरियों में बड़ी गिरावट आएगी। तो इस वजह से लोग बाग बच्चे भी पैदा कम करेंगे क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाएगा, रोजगार की कमी होगी। तो यही वजह है कि दुनिया की पॉपुलेशन जनसंख्या में एकदम से बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। अच्छा, वैसे एआई को लेकर आए दिन कई रिपोर्ट्स आती रहती है, मैं आपको बताता रहता हूँ। और अभी देखिए एआई कई सेक्टर्स में नौकरियों के लिए खतरा बन सकता है। हाल ही में एक और रिपोर्ट सामने आई जिसमें बताया गया कि आगे आने वाले 5 साल में 8 सेक्टर्स में नौकरियों को खत्म कर सकता एआई। भस्मासुर की तरह खतरे में पड़ सकती है 8 सेक्टर्स की नौकरियां। वो 8 सेक्टर कौन कौन से हैं जिनमें एआई की वजह से जॉब जाने का संकट सबसे ज्यादा रहेगा, जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वैसे एआई की वजह से सबसे ज्यादा नौकरियां टेक्नोलॉजी और टेक सेक्टर में जाने वाली हैं, जैसे कोडिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर। वैसे एआई और मशीन लर्निंग की वजह से कई क्षेत्रों में नौकरियां 25% तक बढ़ी भी हैं, लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 5% तक गिरावट आई है। ये भी एक नई रिपोर्ट सामने आ रही है। अच्छा, एआई सिर्फ नौकरियों के लिहाज से ही नहीं बल्कि दोस्तों और भी कई तरीकों से समाज के लिए खतरनाक हो रहा है। देखिए एक बड़ी चौंकाने वाली खबर, न्यूजीलैंड की संसद में एक महिला सांसद ने खुद की इस तरह की फोटो दिखाई, बिना कपड़ों वाली जैसे आप कह सकते हो। और ये फोटो लिटरली वो खुद प्रिंट करके लेकर आई एक पेपर पर और खुले संसद भवन में सभी नेताओं के सामने दिखाती है। न्यूजीलैंड की संसद का ये मामला है, ठीक है। अब समझिए कि ये फोटो इन्होंने क्यों दिखाई। तो ये फोटो दिखाते हुए वो कहती है कि ये एआई के जरिए सिर्फ 5 मिनट में मैंने ये फोटो बनाई है। जो आजकल डीप फेक टेक्नोलॉजी का यूज होता है, दूसरों की बॉडी के ऊपर आपकी फेस स्वेप कर दिया जाता है। कई सारे ऐसे वीडियो में भी फेस स्वेपिंग होती है, डीप फेक वीडियोस वायरल होते रहते हैं आए दिन। तो भविष्य में इसको एक बड़ा खतरा संकट बताते हुए न्यूजीलैंड की महिला सांसद लोरा मेकलर ने अपनी खुद की ये तस्वीर दिखाते हुए कहा कि ऐसी फर्जी तस्वीरों को बनाना कितना आसान है और ये समाज में कितना खतरनाक हो सकता है, महिलाओं के लिए खास करके। तो इसी का एग्जाम्पल देने के लिए उन्होंने खुद की तस्वीर बताई। इनकी मांग है कि एआई और डीप फेक टेक्नोलॉजी पर सख्त कानून बनाए न्यूजीलैंड की सरकार, क्योंकि डेटा बताते हैं कि ज्यादातर देशों में, हमारे भारत में भी कई ऐसे मामले सामने आते हैं, डीप फेक की ज्यादातर शिकार महिलाएं होती हैं। हाल ही में कुछ महीनों पहले आपने देखा होगा साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का भी एआई वीडियो वायरल हुआ था। आलिया भट्ट का भी एआई फोटोज वीडियोस वायरल हुए थे। तो ये डीप फेक टेक्नोलॉजी के जरिए ऐसे वीडियो फोटो बनाए जाते हैं। वैसे तो इनको पहचानना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप इन कुछ टिप्स को फॉलो करके डीप फेक वीडियो को थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं। और डेटा ये भी बताते हैं कि डीप फेक वीडियो में 90 से 95% कंटेंट जो होता है ना, अश्लील कंटेंट होता है और फिर लड़कियों को, महिलाओं को ब्लैकमेल किया जाता है मॉर्फ करके, उनके गंदे वीडियो बना करके। वैसे अभी अमेरिका में हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले महीने मई में ही एक नए एक्ट पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें एक कानून था कि बिना सहमति के किसी के फोटो को यूज करना अपराध माना जाएगा। मैं तो कहता हूँ भारत में भी ऐसा कानून सरकार को लाना चाहिए, राइट। वैसे साल भर पहले डीप फेक वीडियो बढ़ने के बाद आईटी मंत्रालय ने
ने इनको रोकने के लिए कुछ नए नियम भी तैयार किए थे, जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी इन कंटेंट को रोकने के आदेश दिए थे और कहा कि अगर नहीं रोका तो देश से कारोबार बंद करना होगा। लेकिन अभी तक भी मतलब प्रैक्टिकली ऐसे सख्त नियम लागू हुए नहीं है, समझ रहे हो? तो आपका क्या कहना है इस पर कमेंट करके बताइएगा जरूर। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, पाकिस्तान में एक टिकटॉक स्टार की हत्या कर दी गई, घर में घुसकर गोली मारी, हमलवार 10वीं पास बेरोजगार है। 17 साल की सना इसका नाम है। बताया जा रहा है कि इस लड़की ने उस शख्स का लव प्रपोजल ठुकरा दिया था, इसलिए इस लड़की के बर्थडे के ही दिन इसकी हत्या कर दी गई। टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर भी इनके लाखों में फॉलोवर्स हैं, ये इनकी इंस्टा प्रोफाइल भी आप देख सकते हैं। अभी तो कितनी छोटी उम्र की लड़की थी। पाकिस्तान का ये मामला है। अच्छा, वैसे पाकिस्तान में भूकंप के दौरान भी एक बड़ी घटना हो गई। देखिए आप, कराची की जेल से 216 कैदी भाग गए। भूकंप आया, उसके बाद दीवारें और मेन गेट वगैरह टूट गए तो कैदी जेल से निकलकर फरार हो गए। हालांकि 80 से ज्यादा दोबारा पकड़े भी गए हैं। और एक बड़ी दुर्घटना हमारे उत्तर प्रदेश के आगरा में भी हो गई। देखिए यमुना नदी में रील बना रही 6 बहनें डूब गई, सभी की मौत हो गई। एक बहन डूबी थी पहले, फिर एक दूसरे को बचाने के चक्कर में सभी की जान गई, जबकि एक बड़ी बहन की तो 7 दिन पहले एंगेजमेंट हुई थी। जो आजकल के युवा लड़के लड़कियां इंस्टाग्राम वगैरह पर रील्स बनाते हैं तो ध्यान रखें, ऐसी लोकेशन कभी ना चूज करें जिसमें आपकी जान का रिस्क हो, समझ रहे हो? 6 की 6 बहनें डूबकर मर गई। जरा सोचिए कितना दुख हो रहा होगा इनके परिवार वालों को। यमुना के किनारे ये नहाने गई थी, वहीं पर रील्स वगैरह बना रही थी। और उड़ीसा में भी एक दर्दनाक घटना हो गई। देखिए उड़ीसा के नबरंगपुर में 3 मजदूरों समेत 4 लोगों की सेप्टिक टैंक में दम घुटने से मौत हो गई। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड में 110 मदरसे सील किए गए। एक ग्राउंड रिपोर्ट सामने आ रही है। प्रशासन तो बोला कि ऊपर से ऑर्डर था, जबकि मुस्लिम संगठनों ने आरोप लगाया कि इन मदरसों को मान्यता प्राप्त है, फिर भी इनको टारगेट किया गया। मदरसा बोर्ड ने इस फैसले को भी अवैध बताया। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए, टाटा हैरियर का ईवी वर्जन लॉन्च हो चुका है। इसकी शुरुआती कीमत 21.5 लाख रुपए रखी गई है। फुल चार्ज करने पर 622 किलोमीटर तक की रेंज का दावा कर रही कंपनी। ये ऑल व्हील ड्राइव होगी, ऑफ रोड मोड्स वगैरह भी मिलेंगे इसमें। कुछ यूं होगा टाटा हैरियर ईवी का एक्सटीरियर, और भी इसमें आपको कई एडवांस फीचर मिलेंगे, जैसे ऑफ रोड असिस्ट, 360 डिग्री कैमरा, बूस्ट मोड, रॉक क्रॉल मोड, अगर आप पहाड़ों पर इसे चढ़ाते हो तो भी ये सभी फीचर इसमें आपको मिलने वाले हैं। और मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर भी खबर है, इनफिक्स GT30 प्रो गेमिंग स्मार्टफोन लॉन्च हुआ, जिसकी शुरुआती कीमत 25,000 रुपए है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, 2000 से भी ज्यादा टीचिंग संस्थानों की जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट थे उनकी मान्यता सरकार ने रद्द कर दी है। NCTE की तरफ से ये बड़ा एक्शन लिया गया। NCTE का मतलब है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की तरफ से देश भर में 2224 टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को बंद कर दिया है, इनकी मान्यता रद्द कर दी है। साथ ही पेरेंट्स और स्टूडेंट को भी ये सलाह दी है कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट में दाखिला लेने से पहले NCTE की वेबसाइट पर मान्यता प्राप्त संस्थानों की लिस्ट अवश्य चेक कर लें। और भी डिटेल आप देख सकते हैं कि NCTE ने आखिर इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, क्योंकि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत गुणवत्ता के मानकों पर खरा नहीं उतर पाए। और अब स्टूडेंट और पेरेंट्स क्या करें ऐसे में, देख सकते हैं आप सुझाव भी। चलिए खबर आ रही दोस्तों, केंद्र सरकार का एक और बड़ा फैसला, लद्दाख में अब 85% नौकरियां लोकल लोगों के लिए आरक्षित रहेगी। डोमिसाइल नीति को भी बदला गया है, स्थानीय लोगों को रोजगार ज्यादा मिल सके, इसलिए सरकार ने ये नई नीति लागू की है। चलिए बड़ी खबर देखिए, सड़क हादसों को लेकर बेपरवाह है अधिकतर राज्य। हाईवे के किनारे ट्रॉमा सेंटर नाम बनने से भी बड़ी चिंता हो रही है। देश भर में सड़क हादसों में घायल लोगों को समय पर इलाज न मिलने की वजह से जो होने वाली मौतों पर राज्य सरकारें अभी भी गंभीर नहीं है। सिर्फ तमिलनाडु राज्य को छोड़कर किसी भी राज्य ने हाईवे के पास ट्रॉमा सेंटर बनाने में रुचि नहीं दिखाई है। यूपी, दिल्ली, हरियाणा के तो हालात ऐसे हैं कि लेवल 1 का एक भी ट्रॉमा सेंटर नहीं है। तो अब बढ़ते सड़क हादसों की संख्या पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने चिंता जताई और सभी राज्य सरकारों को निर्देश भी दिए। हाईवे के किनारे ट्रॉमा सेंटर बनाने का आदेश भी जारी किया है। चलिए दोस्तों कुछ कोरोना वायरस से जुड़े अपडेट्स देखते हैं। देखिए गुजरात के अहमदाबाद में 24 घंटों में कोरोना के 60 नए केस आए। देश में अभी एक्टिव केस की संख्या 4000 के पार पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र में 2 लोगों की और जान गई। अब तक टोटल मरने वालों की संख्या भी 38 हो चुकी है। भारत में अलग अलग राज्यों में कोरोना के एक्टिव केस कितने चल रहे हैं ये मानचित्र में आप देख सकते हैं। कुल सक्रिय मामलों की संख्या 4026 हो गई है, जिसमें सबसे ज्यादा केरल में चल रहे 1416 मामले हैं। उसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु वगैरह इन राज्यों में भी काफी ज्यादा सक्रिय मामले हैं। कुछ अलग अलग राज्यों की अपडेट देखिए आप। मध्य प्रदेश इंदौर में भी कोविड के 2 नए वेरिएंट मिले। महाराष्ट्र पुणे में भी 7 मरीजों की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई, जिनमें से 5 में एक्सेप्जी लाइनीज और 2 में Alep.7.9 वेरिएंट की पुष्टि हुई है। छत्तीसगढ़ रायपुर में भी कोविड के 3 नए मरीज मिले। ऐसे में देखा जाए तो बीते 15 दिन में कोरोना के मरीजों की संख्या 5 गुना बढ़ गई है। लेकिन राज्य सरकारों ने न जांच बढ़ाई, न ही अस्पतालों में तैयारियां की। सिर्फ आंकड़े कोरोना की नई लहर का संकेत दे रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना कि ये सिर्फ आंकड़ों की लहर है, न कि जमीनी संक्रमण की। तो ज्यादा चिंता की तो बात नहीं है, लेकिन फिर भी सतर्क रहें, सावधान रहें। यूपी गाजियाबाद में भी देखिए कोरोना के 6 नए केस मिले। एक 26 साल की युवती की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ओके, और चलिए कोरोना के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर के तहत विदेश गए डेलीगेशन से मिलेंगे अब पीएम मोदी। 10 जून को मुलाकात होने की संभावना है। पहला डेलीगेशन वापस भारत लौट चुका है और बाकी 6 डेलीगेशन भी 8 जून तक इंडिया लौट जाएंगे। और ऑपरेशन सिंदूर पर इंडिया गठबंधन की बैठक भी हुई, जिसमें 16 दल शामिल हुए। पीएम मोदी से संसद का विशेष सत्र बुलाने की भी मांग की। हालांकि इसमें आम आदमी पार्टी और एनसीपी शरद गुट के नेता शामिल नहीं हुए। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 6 फाइटर जेट भी तबाह हुए थे। दावा किया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना ने 3 एयरक्राफ्ट, 10 ड्रोन और क्रूज मिसाइलें भी मार गिराई। ये कुछ और सैटेलाइट फुटेज आप देख सकते हैं जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस वक्त की। सीडीएस
अनिल चौहान का भी कहना कि पाकिस्तान भारत को 1000 गांव देकर खून बहाने की नीति पर चल रहा है, लेकिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ नई रेड लाइन खींच दी है। सीडीएस अनिल चौहान ने कहा कि पाकिस्तान भारत को 48 घंटों में हराना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान की प्लानिंग 8 घंटे में ही फेल हो गई। फिर अपने नुकसान के डर से सीजफायर के लिए कॉल किया पाकिस्तान ने। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर बात करते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की तरफ से ये कुछ और खुलासे किए गए। और एक खबर देखिए, पहलगाम हमले के आतंकी के बचाव में उतरे एक और पाकिस्तानी नेता, जो पाकिस्तान की पंजाब असेंबली के स्पीकर मलिक अहमद खान ने भी पहलगाम आतंकी हमले के आरोपी लश्कर तैयबा के कमांडर सैफुल्लाह खालिद का बचाव किया। वहीं इधर हमारे भारत में देखिए, पंजाब में पाकिस्तान का जासूस गिरफ्तार हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आईएसआई को सेना की जानकारी देने का आरोप है इस पर। इसके मोबाइल में भी आईएसआई एजेंटों के नंबर मिले हैं। ये आरोपी को अभी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और जो जासूस यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पकड़ी गई थी, उस पर भी खुलासा आ रहा है कि पाकिस्तान जाने से पहले और आने के बाद कहां से भी गई थी यूट्यूबर ज्योति। पीएम ने जिस वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई, उसमें भी इसने सफर किया था। और एक बड़ी खबर देखिए, पाकिस्तान में भारत का एक और दुश्मन खल्लास हुआ। देश के आतंकी मौलाना अब्दुल अजीज की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। और खबर आ रही है ऑपरेशन सिंदूर पर पंजाब के मुख्यमंत्री के एक बयान के बाद काफी कंट्रोवर्सी भी छिड़ गई। उन्होंने कहा कि क्या ये वन नेशन वन हस्बैंड स्कीम है। कांग्रेस प्रधान वडिंग ने भी कहा कि बीजेपी नेता इसे लेकर घर न जाएं, नहीं तो महिलाएं पीटेगी। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर अब राजनीति गर्मा गई है। देखिए जरा नेताओं के बोल देखिए जरा, और आप नेताओं की सोच देखिए। ऑपरेशन सिंदूर जो कि पूरे देश के लिए किस तरह का इवेंट रहा, जिसकी दास्तान सुनकर हर किसी भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, उस पर भी अब राजनेता इस तरह की गंदी टिप्पणियां कर रहे हैं, गंदे बयान दे रहे हैं। क्या कहोगे दोस्तों आप इस बारे में? आपकी राय विचार कमेंट करके बताइएगा जरूर। और खेल समाचार पर खबर देखिए, आईपीएल फाइनल कंप्लीट हो चुका है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपना पहला आईपीएल जीता। 18वें सीजन में 8वां चैंपियन मिला। 191 रन चेज कर रहा पंजाब 6 रन से हारा। आखिरकार आरसीबी ने इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में अपना पहला टाइटल जीत लिया है। सभी आरसीबी फैंस को बड़ी खुशी हुई इस मैच को देखकर। जीत के 2 हीरो रहे। विराट कोहली ने 43 रन बनाए 35 बॉल पर, और कुणाल पांड्या ने 17 रन बनाए 4 ओवर में, 2 विकेट भी लिए। वहीं शशांक ने भी आखिरी ओवर में 6 छक्के लगाए, लेकिन फिर भी उनकी टीम हार गई। तो ये कुछ मोमेंट्स हमें देखने को मिले। और वैसे आईपीएल फाइनल की क्लोजिंग सेरेमनी में एयरफोर्स का फ्लाई पास्ट हुआ। आसमान में तिरंगा बनाया। शंकर महादेवन ने गाया, मैं रहूं ना रहूं भारत रहना चाहिए। अभी आप गूगल में भी आरसीबी सर्च करते हो तो जीत के ये कांग्रेचुलेशंस आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि आखिरकार इतिहास में पहली बार जो आरसीबी की जीत हुई। 17 सालों का इंतजार खत्म हुआ। क्रिकेट फैंस की आंखें खुशी के मारे नम हो गई। आरसीबी की जीत का क्रेज कितना था लोगों में, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि बॉलीवुड एक्टर ने कहा कि आरसीबी जीते तो मैं विराट का मंदिर बनवाऊंगा। नुकुल मेहता ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए ये बयान दिया था। तो मेनी कांग्रेट्स आरसीबी को और सभी आरसीबी फैंस को भी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। आज के ताजा मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं, उसके बाद फिर कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, है ना। और हाँ, आपको याद दिला दूं, अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे, है ना। तो देखिए मौसम के हालात। एक तो पूर्वोत्तर राज्यों में अभी बहुत ही ज्यादा बाढ़ आई हुई है, जल प्रलय जैसा माहौल है। मिजोरम में तो प्रशासन का कहना है कि 13 जून तक आप मिजोरम राज्य न आए। भारी बारिश और बाढ़ से पूरे नॉर्थ ईस्ट में हाहाकार मचा हुआ है। देखिए सिक्किम में भी बाढ़ से तबाही मची। 1600 से ज्यादा पर्यटक निकाले गए। 6 जवान अभी भी लापता है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये देख सकते हैं आप बाढ़ और लैंडस्लाइड की कुछ तस्वीरें भी। नॉर्थ ईस्ट राज्यों में 37 लोगों की मौत हो गई बीते कुछ घंटों में। सिक्किम में हेलीकॉप्टर के जरिए 36 लोगों का और रेस्क्यू किया गया। हालांकि अभी भी आज भी मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत देश के 20 राज्यों में बारिश का अलर्ट है। पीएम मोदी ने भी बाढ़ प्रभावित असम और सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया। और भारत के किन किन राज्यों में अभी तक मानसून पहुंच चुका है तो देख सकते हैं आप ये मानचित्र में भी। कुछ अलग अलग राज्यों के हालात देखिए आप मौसम के। देखिए राजस्थान में अगले 4 दिन तक बरसात की संभावना। जयपुर में आंधी से फार्म हाउस की दीवार गिरी, एक महिला की मौत हो गई। राजस्थान के 7 जिलों में बीते दिन भी बारिश हुई। इधर मध्य प्रदेश में भी भोपाल, इंदौर समेत 14 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। ग्वालियर, चंबल संभाग में भी अगले कुछ घंटों में आंधी बारिश की चेतावनी है। वहीं बिहार के भी 7 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी हुआ। वज्रपात को लेकर भी सावधान रहने की अपील की गई है मौसम विभाग ने लोगों से। मतलब बिजली गिर सकती है, अगले कुछ घंटों के दौरान अलर्ट रहे। देखिए बिहार में बीते दिन भी आंधी तूफान का कहर देखा गया। सीवान में 7 लोगों की मौतें हो गई। पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा समेत कई जिलों में पेड़ गिरे हैं। ये कुछ तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा कहर मचा हुआ है आंधी तूफानी हवाओं से। और यूपी में भी कुछ ऐसे हालात चल रहे हैं। देखिए आप सुल्तानपुर में आंधी से कैंटीन उड़कर एक कार पर गिर गया। कई पेड़ भी उखड़ गए, छज्जा टूटा। यूपी के 15 जिलों में अभी मौसम बदला हुआ है। हरियाणा के भी 4 जिलों में बारिश की चेतावनी, आंधी भी चली। स्कूल के पास गिरे बिजली के पोल। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक मौसम पूर्वानुमान क्या रह सकता है देख सकते हैं आप। किन किन राज्यों में बारिश की गतिविधियां और आंधी तूफान के हालात देखने को मिलेंगे। तो इन सभी राज्यों के लोग सतर्क रहें अगले 24 घंटों में। और वैसे आप
आप कौन से राज्य में रहते हैं और आपके राज्य में अभी मौसम के हालात कैसे चल रहे हैं, देखिए कमेंट करके बताओ तो मुझे एक बार। मैं सभी के कमेंट्स पढ़ता हूँ डेली, चाहे 2000 5000 कितने भी कमेंट्स आए, मैं सभी को नजर में निकालता हूँ एक बार, तो समझे। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, डॉलर के मुकाबले रुपया टूटने की वजह से सोना चांदी महंगा हुआ, बड़ा उछाल देखा गया। चांदी तो पहली बार 1 लाख के पार पहुंच चुकी है और सोने का भी भाव बढ़ा। चांदी की रेट ने नया हिस्ट्री बना दी, 1 लाख के पार निकली। एक ही दिन में लगभग 2700 रुपए महंगी हुई चांदी और अभी 1,0460 रुपए प्रति किलो चांदी का भाव पहुंच चुका है। जबकि सोना भी 187 रुपए महंगा होकर अभी 96,867 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने की कीमत आप देख सकते हैं, 24, 20 और 18 कैरेट के क्या प्राइस चल रहे हैं। ओके, और चलिए दोस्तों, सराफा बाजार के बाद अब अपन कुछ और मार्केट अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 636 अंक गिरकर 80,737 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 174 अंक फिसला। कुछ स्टॉक्स के अपडेट देखिए। ओला इलेक्ट्रिक का शेयर 8% और गिरा। वहीं येस बैंक के शेयर में भी 9% तक की बड़ी गिरावट देखी गई। और आईपीओ लिस्टिंग पर खबर आ रही है, प्रोस्टारम इंफो सिस्टम का शेयर 19% ऊपर 125 पर लिस्ट हुआ। और निवेशकों के लिए भी एक खबर है, एचडीबी फाइनेंशियल के आईपीओ को भी सेबी ने मंजूरी दे दी है। 12,500 करोड़ रुपए जुटाएगी कंपनी मार्केट से। हालांकि एनएसई के आईपीओ पर कुछ पेच फंसे हुए हैं, सेबी ने एक और सख्ती बरती, देख सकते हैं आप। और एक खबर आ रही कि सरकार की 90% हिस्सेदारी वाले पीएसयू को डी लिस्टिंग के नियमों में भी छूट दी गई। इसी महीने 18 जून को सेबी बोर्ड की बैठक होगी और उसमें यह बड़ा फैसला लिया जाएगा। जो पब्लिक सेक्टर यूनिट की कंपनियां है ना, पीएसयू, उन पर यह फैसला होगा, है ना। ओके, और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पुलिस भर्ती में बड़ा बदलाव किया। दरोगा के लिए आयु सीमा में अब 3 साल तक की छूट मिलेगी। जल्दी यूपी पुलिस का नया विज्ञापन जारी होगा और आयु सीमा में छूट के अलावा यूपी पुलिस और अग्निवीर भर्ती में आरक्षण को लेकर भी एक बड़ा ऐलान किया है सीएम योगी ने। देखिए जो पूर्व अग्निवीर युवा सैनिक होंगे ना, उनको अब यूपी पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण मिलेगा। यूपी में अग्निवीरों को पुलिस और पीएससी इन सभी रिक्रूटमेंट में ये 20% रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा और आयु सीमा में भी छूट का प्रस्ताव रखा है, ठीक है। इसके अलावा देखिए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में भी आय सीमा को बढ़ा दिया है। 8 साल में योगी सरकार ने 2,20,000 दलित और 1,30,000 पिछड़ा वर्ग की बेटियों की शादी कराई इस मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत। और इस योजना में जो आय सीमा पहले कम थी उसको बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी जिन लोगों की सालाना आय 3 लाख रुपए है वो भी अब इस योजना के तहत आवेदन कर पाएंगे और अपने बच्चों की शादी इस योजना में करवा पाएंगे, है ना। हाल ही में तो आपको पता होगा इस योजना में धनराशि में भी बढ़ोतरी की गई। अब 1 लाख रुपए तक की मदद देती है नव विवाहित जोड़ों को सीएम योगी द्वारा इस योजना के तहत। अच्छा, इसके अलावा भी दोस्तों बीते दिन योगी सरकार की कैबिनेट बैठक हुई जिसमें कुछ और बड़े फैसले भी लिए गए, जैसे कि पर्यटकों को किराए पर कमरा दे सकेंगे। अब इस तरह का नया सिस्टम भी शुरू किया जाएगा। होम स्टे नीति को भी मंजूरी दी है सीएम योगी ने। यूपी में मतलब लोग बाग अब जो आने वाले टूरिस्ट होते हैं, पर्यटक, उनको अपना मकान कमरा किराए पर दे पाएंगे, ठीक है। पर्यटकों और श्रद्धालुओं को इससे सस्ती आवास की सुविधा भी मिलेगी। होम स्टे का लाइसेंस शुल्क 500 से लेकर 3500 रुपए रखा गया है। जैसे मतलब होटल वाला सिस्टम अब यूपी में आम आदमी, आम लोग भी अपने मकान में शुरू कर पाएंगे, ऐसा। इसके अलावा प्रदेश के सभी जिलों में अन्नपूर्णा भवन भी बनाए जाएंगे लोगों को सस्ते में भोजन करवाने के उद्देश्य से। वहीं औद्योगिक निवेश वाली कंपनियों को भी अब सब्सिडी दी जाएगी, जिसकी डिटेल्स भी आप इस टेबल में देख सकते हैं। और इसके अलावा यूपी कैबिनेट में कुछ और प्रस्ताव पास हुए हैं। नई रोजगार प्रोत्साहन नीति को भी मंजूरी दी। औद्योगिक विकास रोजगार प्रोत्साहन नीति के तहत निवेश करने वाली कंपनियों को ये सब्सिडी वगैरह का लाभ मिलेगा, है ना। वहीं अयोध्या रामायण विश्वविद्यालय में भी अब युवाओं के लिए पढ़ाई की व्यवस्था शुरू की जाएगी। और भी प्रदेश में 3 डेटा सेंटर कंपनियों को 2 ग्रिड लाइनों की भी मंजूरी मिली। 1130 करोड़ का निवेश किया जाएगा। तो ये कुछ यूपी कैबिनेट के बड़े फैसले रहे हैं। इसके अलावा भी यूपी सरकार के कुछ और अपडेट आ रहे हैं। देखिए आप, यूपी में कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के बच्चे भी अब सीखेंगे कोडिंग और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डाइट प्रवक्ताओं को भी इस संबंध में ट्रेनिंग दी जा रही है। इस पहल का उद्देश्य है छात्रों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना, है ना। मिर्जापुर से ये पहल शुरू हो चुकी, धीरे धीरे प्रदेश के सभी जिलों में शुरू की जाएगी। और एक बड़ी खबर देखिए, लखनऊ, आगरा समेत 6 जिलों के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त होगा अब सीटी स्कैन। यूपी सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी ये बड़ा फैसला लिया है। इसके अलावा यूपी सरकार का कहना है कि प्रदेश के हर जिले में जल्दी निःशुल्क सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध की जाएगी। फिलहाल 6 जिलों में लगने वाला ये यूजर चार्ज भी खत्म कर दिया गया है। और यूपी वासियों के लिए एक और अपडेट देखिए, कानपुर में होगा देश का सबसे लंबा मंदना अनवरगंज एलिवेटेड ट्रैक। 1115 करोड़ की लागत से इसका निर्माण कराया जाएगा इस रूट पर। वहीं खबर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बकरीद के त्योहार को लेकर भी सख्त निर्देश दिया। कहा कि प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर सख्ती से लगे रोक। और यूपी वासियों के लिए एक और रिपोर्ट आ रही दोस्तों की प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को जल्दी महंगाई का झटका लग सकता है। 30% तक बिजली की दरें बढ़ सकती हैं। अगले महीने जुलाई में इस पर फाइनल फैसला होगा, क्योंकि बिजली विभाग अभी 19,600 करोड़ के घाटे का दावा कर रहा है। वहीं खबर देखिए, उत्तर प्रदेश अयोध्या में भगवान राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के पहले रामनगरी में अलर्ट जारी हुआ। 6 टीमें कर रही किराए पर रह रहे लोगों का सत्यापन भी। जहां राम दरबार स्थापित होगा वहां की ये पहली तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, आप देख सकते हैं। अयोध्या में 7 मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा शुरू हुई। 101 पुजारी पड़ेंगे, 1975 मंदिर। चलिए अगली खबर देखिए, तनावपूर्ण संबंधों के बीच कनाडा ने भारत को G7 शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित नहीं किया। वहीं खबर है, इस देश ने पहली बार तैनात किया रूसी S-400 मिसाइल सिस्टम। लाइव फायर एक्सरसाइज में इसको आजमाया। और ये एक उत्तरी अफ्रीकी देश है जिसने भी अब ये एडवांस डिफेंस सिस्टम तैनात किया है, और वो देश है अल्जीरिया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, पंजाब में हजारों ऐसे परिवारों का कर्ज माफ किया जाएगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है।
राज्य में 4000 से भी ज्यादा दलित परिवारों को ये राहत दी है और उनका 68 करोड़ रुपए का कर्ज यानी लोन माफ करने का ऐलान किया है। ये परिवार पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास एवं वित्त निगम से लिए गए कर्ज को चुका पाने में असमर्थ थे, तो अब इनका ये लोन जो है माफ किया जाएगा। कैबिनेट बैठक में फैसला लिया पंजाब सरकार ने, ठीक है ना। और बड़ी खबर देखिए, दिल्ली एनसीआर में कबूतरों की बीट लोगों के लिए जानलेवा बन रही है। अब एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सरकार को नोटिस भी जारी किया, क्योंकि कबूतरों की बीट की वजह से पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान हो रहा है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी। वैसे दिल्ली में वायु प्रदूषण पर भी अब प्रहार करने जा रही है रेखा गुप्ता सरकार। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने शुरू की वायु प्रदूषण समन योजना, और देखिए इस योजना के जरिए कैसे आखिर पोल्यूशन कम होगा। तो इस पर दिल्ली सरकार का प्लान है, एक तो राज्य में ज्यादातर इलेक्ट्रिक ऑटो तैनात किए जाएंगे राजधानी में, और इस साल 70 लाख पौधे भी लगाए जाएंगे। एक पेड़ मां के नाम योजना के अभियान को बूस्ट किया जाएगा। कुछ और प्लान्स आप देख सकते हैं, मेट्रो स्टेशन पर ये 2300 से ज्यादा इलेक्ट्रिक ऑटो तैनात किए जाएंगे। संवेदनशील इलाकों में मिस्ट स्प्रेयर लगाए जाएंगे। हर 6 महीने में ऑडिट होगा। पोल्यूशन के खिलाफ दिल्ली सरकार ने भी ये सख्त प्लान बनाया। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, जल्द ही अरब सागर में उतरेंगे नौसेना के जंगी जहाज। लाइव फायरिंग ड्रिल के लिए नोटिस जारी हुआ। वहीं खबर है हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ चंडीगढ़ और हिमाचल का 3 दिन का दौरा करेंगे कल 5 जून से ही। हिमाचल सोलन में छात्रों से भी संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे। और खबर आ रही 5 जून को पूरी तरह से खुल जाएगा समृद्धि महामार्ग भी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस अंतिम चरण का उद्घाटन करेंगे कल। भारत की इकोनॉमी पर अच्छी रिपोर्ट आ रही। स्विट्जरलैंड के एक बैंक की तरफ से भी गुड न्यूज दी गई, जिसमें बताया गया कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर इस वित्त वर्ष में भी 6 से 6.5% तक तेज बनी रहेगी। वहीं खबर है वेटिंग टिकट खरीदने की अब नहीं पड़ेगी जरूरत। मेक माई ट्रिप की तरफ से रेलवे टिकट को लेकर एक खास सर्विस शुरू की गई है। यात्रा बुकिंग मंच मेक माई ट्रिप ने ट्रेनों में सीट उपलब्धता की जानकारी देने की सेवा शुरू कर दी है। मतलब अब आपको इस प्लेटफॉर्म पर सीट अवेलेबिलिटी की इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी, है ना। और महंगाई पर बड़ी खबर देखिए, दिल्ली तक पहुंचा महाराष्ट्र की बारिश का कहर। 50 रुपए पहुंचेगा प्याज का भाव, 100 रुपए तक जाएगा टमाटर। इस जून महीने के अंत तक प्याज टमाटर के भाव में महंगाई को लेकर ये चेतावनी निकल कर आ रही है। और बैंकिंग न्यूज से कुछ खबरें देखिए दोस्तों, अब लोन लेकर भागना आसान नहीं होगा। एसबीआई, पीएनबी समेत 5 सरकारी बैंक मिलकर करेंगे वसूली। नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे केस अब आपको देश में नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि 5 बैंकों ने मिलकर ये नया प्लान बनाया। इस पूरे प्लान के बारे में विस्तृत जानकारी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर से एक और अपडेट आना स्टूडेंट्स के लिए। देखिए पीएनबी से एजुकेशन लोन लेना अब और भी आसान हुआ। ब्याज दरें भी कम की है पंजाब नेशनल बैंक ने। 7.5% से एजुकेशन लोन अवेलेबल हो पाएगा। और एजुकेशन लोन लेने के लिए स्टूडेंट्स को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, लोन पर सरकार की तरफ से सब्सिडी वगैरह कितनी मिलेगी, ये डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। पीएनबी ने विद्या लक्ष्मी स्कीम में ये लोन सस्ता किया है। और एफडी कराने वालों को भी बड़ा झटका लगा है। 2 बड़े बैंकों की तरफ से एफडी की इंटरेस्ट रेट कम कर दी गई है। एक तो केनरा बैंक ने अपनी एफडी की ब्याज दरें घटाई है, और एक पंजाब नेशनल बैंक ने भी एफडी की नई ब्याज दरें जारी की है। देख सकते हैं आप डिटेल। इसके अलावा एसबीआई ने आरडी की रेट्स में कटौती की, मैंने आपको शुरुआत में बताया था। चलिए खबर देखिए, भारत के बिजनेसमैन गौतम अडानी का कहना है कि अमेरिका ने जो आरोप लगाए थे हिंडनबर्ग वगैरह ने, वो बकवास हैं। कंपनी को नुकसान पहुंचाने की मंशा से ये आरोप लगाए गए। वहीं चुनाव आयोग की नई पहल देखिए, अब मतदान प्रतिशत का रियल टाइम अपडेट मिल पाएगा। जी हां, इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। देखिए भारत का चुनाव आयोग एक नई तकनीक ला रहा, अब हर 2 घंटे में आपको सटीक वोटिंग परसेंटेज मिल पाएगा। आने वाले बिहार चुनाव से ये नई शुरुआत की जा रही। हर पोलिंग बूथ से लाइव वोटिंग डेटा कलेक्ट किया जाएगा। बिहार चुनाव से ईसीआई नेट मोबाइल ऐप का यूज होगा, है ना। और खबर देखिए, इन सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, रिटायरमेंट के दिन मिलेगा एक अतिरिक्त प्रमोशन भी। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ के जवानों के लिए अच्छी खबर है, सरकार की तरफ से फैसला लिया गया। और टेक न्यूज से खबर देखिए दोस्तों, इलोन मस्क ने लॉन्च किया एक्स चैट मोबाइल ऐप। व्हाट्सएप के जैसे ही व्हाट्सएप टेलीग्राम को कंपटीशन करेगा ये, और ये ट्विटर से भी इंटीग्रेटेड होगा। और एक बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले का ये मामला है। अज्ञात जानवर ने 17 लोगों को काटा, जिनमें से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। और अभी तक तो प्रशासन को यह भी नहीं पता चला कि किस जानवर ने इन लोगों को काटा था। ये बड़ा मामला सामने आया है। वही खबर आ रही है, भारत में लॉन्च हुआ पहला स्वदेशी भाषा एआई मॉडल, जो कि 22 भाषाओं में करेगा अनुवाद। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की तरफ से ये लॉन्च किया गया। और भारतीय वैज्ञानिकों की एक बड़ी सफलता देखिए, स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी बनी जीवन रक्षक। ल्यूकोमिया ट्यूमर में आईआईटी टीएमएच के वैज्ञानिकों को ये बड़ी सफलता मिली है। और एक बड़ी खबर देखिए, स्नेक रेस्क्यूअर यूट्यूबर मुरली वाले हौसला को एक कोबरा सांप ने काट लिया। अभी हॉस्पिटल में भर्ती, उनका इलाज चल रहा। हम जल्द उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। अब तक ये 5000 से भी ज्यादा सांपों का रेस्क्यू कर चुके हैं। सर्प मित्र के नाम से ये काफी मशहूर है। चलिए खबर आ रही दोस्तों, क्लीन प्लांट प्रोग्राम के तहत देश में लगेंगे 9 नए प्लांट। कृषि मंत्री ने बागवानी पर जोर दिया। वहीं मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला देखिए, असली पैसे वाले ऑनलाइन गेम खेलने के लिए आधार कार्ड जरूरी होगा। हाईकोर्ट ने आयु सत्यापन के नियम में दखल से इनकार कर दिया। जो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म होते हैं ना, उन पर आधार कार्ड से एज वेरिफिकेशन करना कंपलसरी होगा, है ना। वहीं खबर है, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने नाइजीरिया के मंत्री से बातचीत की। द्विपक्षीय मुलाकात हुई, चर्चा हुई। और खबर आ रही, भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अब 10 जून तक नहीं जा पाएंगे आईएसएस। एक्सियोम स्पेस मिशन को फिलहाल टाल दिया है। चलिए बड़ी खबर देखिए, बैंकों में फिर से गहराया डिपॉजिट
डिपॉजिट का संकट अब आरबीआई की तरफ से फैसला लिया गया तो और दिक्कत हो सकती है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल मार्च 2025 तक डिपॉजिट ग्रोथ रेट 13% से घटकर 10.6% पर आ गई है। और अब अगर आरबीआई रेपो रेट में कट करता है तो बैंक एफडी वगैरह में ब्याज दरें और घटाएंगे, जिससे बैंकों में डिपॉजिट पर और ज्यादा संकट बढ़ेगा। चलिए खबर देखिए, पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश की योगांध्र 2025 पहल की भी प्रशंसा की है। आने वाले योग दिवस के लिए ये पहल शुरू की गई है। और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने अर्बन अड्डा 2025 का भी उद्घाटन किया। साइकिलिंग पर पुस्तकें भी लॉन्च की। वहीं रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने एनसीसी में 3 लाख नए कैडेट जोड़ने की भी घोषणा की है। खबर है, शिक्षा मंत्रालय ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर जागरूकता प्रश्नोत्तरी 2025 की शुरुआत की। 11 भाषाओं में ये उपलब्ध है। इस ऑफिशियल पोर्टल पर आप ऑनलाइन क्विज देख सकेंगे। वहीं खबर आ रही, भारतीय ईवी इंडस्ट्री में 2030 तक वर्कफोर्स में 2 लाख प्रोफेशनल शामिल हो सकते हैं। उद्योग विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया। और पीएम मोदी ने भी दुनिया की अग्रणी विमानन कंपनियों को भी भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वहीं खबर देखिए, नॉर्वे शतरंज 2025 में कार्लसन पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाले डी गुकेश की भी पीएम मोदी ने प्रशंसा की है। खबर है, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नवनियुक्त प्रशासनिक अधिकारियों से एआई, ई गवर्नेंस और डिजिटल व्यवस्था में नवाचारों को अपनाने का आह्वान किया। और वहीं खबर है दोस्तों, इस महीने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त जारी हो सकती है। और इससे पहले सरकार ने एक नोटिस जारी किया, कहा कि पिता पुत्र दोनों इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। इसी महीने इसकी 20वीं किस्त आने की संभावना है। और खबर देखिए, तेलंगाना राज्य ने टाइगर कॉरिडोर को बढ़ावा देने के लिए कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया। वहीं आरबीआई का प्लान है, बैंकों की नकदी संकट जांच को मजबूत करने के लिए नया केस फ्लो विश्लेषण फ्रेमवर्क लाया जाएगा। और एसबीआई ने अनुमान लगाया, वित्त वर्ष 2025 में घरेलू शुद्ध वित्तीय बचत 22 लाख करोड़ तक पहुंच सकती है। चलिए खबर देखिए, दिल्ली जू भी अब वनतारा मॉडल पर विकसित होगा। प्राइवेट कंपनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। वहीं खबर आ रही, एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री को बदलने की तैयारी में है मेटा। बिना प्रोडक्शन क्रू के भी अब एआई से पूरा एड बन जाएगा। और खबर देखिए, हरियाणा में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए जियो फेसिंग प्रणाली लागू हुई। मोबाइल ऐप के जरिए अब अधिकारियों की उपस्थिति वगैरह दर्ज की जाएगी। और खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के इस जिले में बुजुर्ग और दिव्यांगों के नाम पर 3757 मरे हुए लोगों के नाम पर पेंशन उठाई जा रही है। बाराबंकी का यह मामला है, अब इनसे वापस वसूली की जाएगी। देखिए मतलब भ्रष्टाचार किस नेक्स्ट लेवल पर हो रहा है। और उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा में भी 10 लाख से ज्यादा किराएदारों का होगा सत्यापन। चौकी प्रभारियों को भी जिम्मेदारी दी गई। वहीं 2 लाख से भी ज्यादा वाहन मालिकों के लिए बड़ी खबर आ रही है, जल्दी ये काम कर ले वरना भारी भरकम जुर्माना भरना होगा। बिहार मुजफ्फरपुर में निर्देश जारी किया, जिन भी वाहन मालिकों ने अभी तक भी वाहन आरसी में अपना मोबाइल नंबर अपडेट नहीं करवाया है तो अवश्य करवा ले, अन्यथा आपको आरटीओ की तरफ से फाइन भरना पड़ सकता है। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, मध्य प्रदेश इंदौर में बनेगा एग्रो आईटी हब। मोहन कैबिनेट की लेबर एक्ट में संशोधन को भी मंजूरी मिली है। वहीं एमपी भोपाल में लगा मध्य प्रदेश का पहला ओपन ऑक्सीजन स्टेशन भी। यहाँ लोगों को फ्री में एंट्री मिल पाएगी। छत्तीसगढ़ में मुस्लिम निकाह के लिए वक्फ बोर्ड ने नया फरमान जारी किया। शादी करवाने वाले इमाम और मौलाना 1100 रुपए से ज्यादा नहीं ले सकेंगे। और बिहार औरंगाबाद में देखिए एक बड़ी घटना हो गई। एक्सिस बैंक की एक शाखा में आग लगी, 60 लाख के नुकसान की आशंका है। वहीं बिहार जुमई में भी रिंग रोड को मंजूरी मिल चुकी है। और बिहार बेगूसराय में माई बहन मान योजना के लिए भी रजिस्ट्रेशन शुरू हुए। राहुल गांधी 6 जून को संविधान सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन करेंगे बिहार के नालंदा में। और हरियाणा सरकार भी एक नई होम स्टे योजना लेकर आई है। कमरे किराए पर दे सकेंगे यूपी सरकार की ही तरह। और हरियाणा हिसार चंडीगढ़ फ्लाइट की बुकिंग भी शुरू हुई। 9 जून से उड़ान सेवा शुरू होगी। वहीं देखिए, हरियाणा में भी कोरोना के 58 एक्टिव केस हुए। 6 जिलों में 17 नए मामले सामने आए। हरियाणा गुरुग्राम में भी 6 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। पंजाब चंडीगढ़ में प्रशासन ने 25 अवैध दुकानों को गिराया, बिजली काट कर बुलडोजर चलाया। और खबर है, राहुल गांधी आज हरियाणा आएंगे। 11 साल बाद संगठन बनाने की नींव रखेंगे। हरियाणा में 10 साल बाद संगठन बना रही है कांग्रेस। और खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना ने दस्तक दी। नाहन में एक महिला पॉजिटिव पाई गई। अब अस्पतालों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। वैसे हिमाचल में भी अगले 2 दिन तक आंधी तूफान भारी बारिश की चेतावनी है। पर्यटकों को भी सावधान रहने का अलर्ट जारी किया है। ओके, और चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में छात्रों को स्नातक के अंतिम वर्ष में इंडस्ट्री अप्रेंटिसशिप करना अनिवार्य होगा। हर महीने स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। इसके लिए मध्य प्रदेश में यह नया नियम लागू हो चुका है। वहीं देखिए, हरियाणा में दिव्यांगों को ग्रुप ए की नौकरी में क्यों न दें आरक्षण। हरियाणा सरकार के आदेश पर हाईकोर्ट ने नोटिस थमाया। बिहार में भी चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। 4858 पदों पर जल्द ही भर्ती होगी। वहीं सरकारी नौकरी पर अपडेट देखिए, एसएससी ने 2402 पदों पर भर्ती निकाली। 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स तक के लिए मौका है। 2 जून से इसमें आवेदन शुरू हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट 23 जुलाई रखी गई है। और इस बार जेईई एडवांस के रिजल्ट में भी नया रिकॉर्ड बना दोस्तों। 8 सालों में पहली बार 30% से ज्यादा छात्र क्वालिफाई हुए हैं। ओके, और अंतरराष्ट्रीय न्यूज पर खबर आ रही है, नीदरलैंड में 11 महीने में ही गिर गई सरकार। मुसलमान विरोधी नेता गिल्ट वाइल्डर्स ने गठबंधन छोड़ा। और एक आईपीएल का अनोखा मोमेंट देखिए दोस्तों, जीत के बाद अनुष्का को गले लगाकर रो पड़े विराट कोहली। 14 साल के वैभव ने धोनी के पैर छुए। रियान के लगातार 6 देखने को मिले। ये कुछ आईपीएल के फाइनल मैच की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। आरसीबी फैंस की आंखें भर आएगी वाकई में इन तस्वीरों को देखकर। और मध्य प्रदेश के उस मामले पर एक खुलासा सामने आ रहा। हनीमून मनाने गए इंदौर के युवक की हत्या हुई थी। शिलांग में पेड़ काटने वाले हथियार से मारा गया। पत्नी अब भी लापता है। इतने दिन इसको प्राकृतिक हादसा समझा जा रहा था। और वहीं देखिए, साउथ कोरिया के राष्ट्रपति चुनाव में भी वामपंथी पार्टी की जीत हुई। नए राष्ट्रपति बनेंगे ली जे म्यूंग। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, वृष
और मीन राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। धनु राशि वालों के भी ज्यादातर काम मन चाहे तरीके से पूरे होंगे। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि देश का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कहां बनने जा रहा, जिसका पीएम मोदी 6 तारीख को उद्घाटन करेंगे। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।